नमस्ते, सलाम, शत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मेरा नाम गगन है। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट हीरो होगा ब्रैड पिट। तो उन्हीं के शुरुआती दिनों की एक मूवी जिसका नाम है ट्रॉय, जो कि आर्किलीज समाज के सम्मान के रूप में यह मूवी बनाई गई है। तो आज हम इसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु की ओर केंद्रित रखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। फिल्म शुरू होती है और फिल्म शुरू होने के साथ ही ये दिखाते हैं कि एगमेम्नॉन, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है, वो अपनी सेना को लेकर एक दूसरे राज्य की सीमा के अंदर घुस जाता है। तभी वहां से उस राज्य का राजा और उसकी सेना आती है। एगमेम्नॉन और उसकी राज्य के राजा आमने सामने खड़े होते हैं और वहां का राजा बोलता है कि तू अपनी सेना को मेरे राज्य से हटा लो। एगमेम्नॉन कहता है कि तुम मेरे लिए लड़ो। वो राजा कहता है कि तुम पूरी दुनिया को हासिल नहीं कर सकते। एगमेम्नॉन कहता है कि ऐसा कई राजाओं ने कहा था, आज वो सब मेरे लिए लड़ते हैं। एगमेम्नॉन कहता है कि काम करो, पुराने तरीके से सवाल को सेटल कर लेते हैं। तुम अपना बेस्ट वॉरियर लेके आओ और मैं अपना बेस्ट वॉरियर को बुलाता हूँ। दोनों में से जिसका भी वॉरियर जीतेगा उसी की जीत हो जाएगी। अगर तुम्हारा वॉरियर जीता तो मैं कल सुबह सुबह अपनी सेना को लेके यहाँ से निकल जाऊंगा। अगर मेरा जीता तो तुम अपना राज्य अपने पास रख सकते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हें वॉर के लिए बुलाऊंगा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, अपनी सेना को लेके आना पड़ेगा। वो कहता ठीक है। अब वो राजा अपने बेस्ट वॉरियर को आवाज लगाता है, वॉरियर्स। वहां से एक 8 फुट लंबा चौड़ा तगड़ा इंसान निकल के आता है, जो कि बहुत ही बलिष्ठ आदमी होता है। एगमेम्नॉन भी अपने वॉरियर को जोर से चिल्ला के बुलाता है। वो कहता है आर्किलीज। वहां से कोई भी नहीं आता, उसकी बज्जी हो जाती है। दूसरी सेना के सारे सेनापति जितने भी लोग होते हैं हंसने लग जाते हैं। तभी वहां का राजा कहता है कि मेरे वाले, इस जंगली शेर को देख के हमेशा ऐसा होता है। लेकिन वोली भी उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आता है और कहता है कि ओलिवियस सेना के साथ नहीं आया, वो मस्त आराम फरमा रहा है। उससे पूछता है कि कहाँ है वो, तो बोलते हैं कि बस वो आता ही होगा, उसको बुलावा भेजा है। तभी हम देखते हैं कि आर्किलीज 2 लड़कियों के साथ सोया हुआ है। आर्किलीज का जिसने कैरेक्टर किया है, जिसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्तों, जिसका नाम है ब्रैड पिट। इस फिल्म में बेस्ट कैरेक्टर निभाया आर्किलीज का ब्रैड पिट ने। अब आर्किलीज उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसका घमासान युद्ध होना था। आर्किलीज के आने के बाद एडमिरल आर्किलीज को बोलता है कि तुम्हें इस बात के लिए कोड़े लगने चाहिए कि तुम एक काम करो, ये लड़ाई अपनी खुद ही लड़ लो। तभी दूसरा राजा बोलता है कि तुम सब लोगों को देखो, तुम इनमें से कई 100 कई हजार लोगों को बचा सकते हो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि अगर आर्किलीज उससे लड़ेगा तो इन दोनों की लड़ाई से युद्ध का फैसला हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों एगमेम्नॉन के बारे में बताता हूँ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है और इसके अंडर में बहुत सारे राजा हैं जो इसके साथ देते हैं। मतलब जब भी बुलाएगा ये तो उन सबको आना पड़ेगा इनका साथ देने के लिए। और आर्किलीज उसके राज्य में रहता है और वो एक बहुत बड़ा वॉरियर भी है, लेकिन वो एगमेम्नॉन से बिल्कुल नहीं रहता। बल्कि इन दोनों का दोस्तों ये ख्याल है 36 का आंकड़ा एकदम। जब आर्किलीज का मन करता है तभी वो अपने एटीट्यूड में आता है। और एगमेम्नॉन खुद भी आर्किलीज से डरता है थोड़ा थोड़ा, आपको बता दूं तो। अब आर्किलीज उस राजा से कहता है कि सोचो, राजा अपनी लड़ाई खुद लड़े तो कितना दिलचस्प नजारा होगा। ये कह के आर्किलीज उस इंसान के सामने, जो कि बहुत बड़ा वॉरियर खड़ा, उससे लड़ने के लिए चला जाता है। आर्किलीज भागता हुआ जाता है और एक ही बार में, एक ही झटके से उसका काम तमाम कर देता है और उनकी पूरी सेना के आगे एकदम शेर की तरह खड़ा हो जाता है। पूछता है, Is there no one else? क्या तुम्हारी सेना में कोई नहीं है? और उस पूरी सेना में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस आर्किलीज से लड़ा सके। तभी उस सेना का राजा आगे बोलता है कि ये लो कमान है, अपने राजा को दे दो, क्योंकि उसकी शाही मोहर होती है ये। आर्किलीज कहता है कि वो मेरा राजा नहीं है। अब उस मूवी का नाम दोस्तों ट्रॉय क्यों है? क्योंकि ट्रॉय का युद्ध बहुत ही फेमस था और ट्रॉय एक बहुत बड़ा राज्य है और उस राज्य के राजा के 2 बेटे हैं। एक का नाम है हेक्टर और दूसरे का नाम है पेरिस। हेक्टर एक बहुत बड़ा योद्धा है, जिस तरह से आर्किलीज है उसी तरह से हेक्टर भी है, लेकिन आर्किलीज इतना बड़ा तो नहीं है। खैर, उसकी बात में करेंगे दोस्तों। उसका भी दुनिया में नाम होता है। हेक्टर और पेरिस, जो कि दोनों राजकुमार होते हैं, वो दोनों स्पार्टा आए हुए हैं, क्योंकि स्पार्टा और ट्रॉय के बीच में कई युद्ध हो चुके हैं। अब दोनों राज्य एक दूसरे के दोस्त हैं। एक्चुअली टेबल पर बैठकर एक दूसरे की दोस्ती का हाथ ही बढ़ा रहे हैं। वो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, खातिरदारी करते हैं और वो सभी लोग यहाँ पर कई दिनों से हैं। और जो यहाँ का स्पार्टा का राजा है ना, वो एगमेम्नॉन का छोटा सगा भाई भी है और उसकी बीवी का नाम हेलेन है। हेलेन बहुत ही सुंदर है। हेलेन की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए दोस्तों। अब जो हेक्टर का छोटा भाई होता है, उसका और हेलेन का आपस में अफेयर था, यानी प्यार हो जाता है। अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस वापस जाते हैं तो पेरिस हेक्टर से बिना बताए हेलेन को अपनी शिप में ले आता है, बिना बताए। बीच रास्ते में हेक्टर को बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे मैं अपने साथ ले आया हूँ। हेक्टर इस बात से बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि हेक्टर इस बात को जानता है कि इस बात का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हेक्टर कहता है कि शिप को वापस घुमाओ, हम हेलेन को वहीं वापस छोड़ के आएंगे, क्योंकि हेक्टर नहीं चाहता कि मेरे भाई की बेवकूफ़ी की वजह से ट्रॉय में युद्ध हो और हजारों लोगों की जान जाए।
और पेरिस कहता है कि अगर आप उसे वहां छोड़ोगे तो मैं भी वहीं रहूंगा। एक्टर कहता है कि वो लोग तुम्हें मार देंगे। पेरिस कहता है कि मैं अपने प्यार के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अब हेक्टर को अपने भाई की जिद के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं और वो हेलेन को लेके अपने देश ट्रॉय आ जाता है। वहीं दूसरी ओर एगमेनॉन का भाई एगमेनॉन के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी पत्नी को चुराकर सिर्फ मेरा अपमान नहीं किया बल्कि पूरे मुल्क का अपमान किया है। अब मैं उनके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, उन पर आक्रमण करना चाहता हूँ, क्या मेरा साथ दोगे? एगमेनॉन बोलता है हाँ, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एगमेनॉन खुद चाहता था कि वो ट्रॉय पे एक दिन कब्जा करे। ये उसका कई सालों का सपना होता है और अब उसे अपना सपना पूरा करने का मौका भी मिल गया था। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आर्किलीज इसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एगमेनॉन के लिए लड़ना ही नहीं चाहता। अब रात को जब एगमेनॉन अपने साथियों के साथ युद्ध की स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, यानी इसकी तैयारी कर रहा होता है, तो उसका साथी कहता है कि हमें उस युद्ध के लिए आर्किलीज की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। एगमेनॉन कहता है कि आर्किलीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और वो ट्रॉय वालों से लड़ने की बजाय हमसे ही लड़ने लग जाएगा। एगमेनॉन एक डार्क शेड यानी कि एक नेगेटिव शेड का यानी कि क्रूर राजा का कैरेक्टर, उसका सलाहकार कहता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है और हमें एक महान योद्धा की जरूरत है और आर्किलीज एक महान योद्धा है। एगमेनॉन कहता है कि मैं जानता हूँ और वो आर्किलीज को मनाने के लिए उसके पास एक राजा को भेजता है और वो राजा उससे कहता है कि उन लोगों ने हमारी बेइज्जती की है। आर्किलीज कहता है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी की बेइज्जती की है और उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कहता है कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, इसमें दो योद्धा लड़ेंगे, उनका नाम हजारों लाखों में याद रखा जाएगा और आर्किलीज भी चाहता है कि उसका नाम सदियों तक याद रखा जाए, जब तक ये धरती है तब तक। अब आर्किलीज उसे कोई जवाब नहीं देता। उसी टाइम उसी दिन आर्किलीज अपनी माँ से मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आर्किलीज की माँ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक देवी है। एक बात आपको बता दूं आर्किलीज के बारे में, जो कि मूवी में नहीं है लेकिन हिस्ट्री में है दोस्तों। कहते हैं कि आर्किलीज जब पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने उसे उसके टखने से पकड़कर नदी में डुबाया था और आर्किलीज का पूरा शरीर अमर था, लेकिन जहाँ से उसकी माँ ने उसे पकड़ा था यानी उसी एंकल से, सिर्फ उसी हिस्से को भेदा जा सकता था। आर्किलीज की माँ से कहती है कि वो लोग चाहते हैं कि तुम इस युद्ध में जाओ, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में नहीं जाना चाहते हो तुम मेरे पास रह सकते हो, तुम्हारी बीवी होगी, खूबसूरत बच्चे होंगे, सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, लेकिन तुम्हारा नाम सदियों तक याद नहीं रखा जाएगा। और अगर तुम इस युद्ध में जाते हो तो जब तक ये धरती है तब तक तुम्हारा नाम याद रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम इस युद्ध में गए तो फिर तुम कभी वापस लौट के नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। आर्किलीज कहता है माँ जो तुम कह रही हो ना कि सच में होगा? वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ ये सच में होगा, क्योंकि आर्किलीज अब कभी वापस नहीं आएगा, यानी कि वो मरने वाला है। लेकिन फिर भी आर्किलीज ये फैसला करता है कि वो जाएगा और ट्रॉय के युद्ध की वो तैयारी करता है और ट्रॉय के युद्ध के लिए हजारों शिप्स निकल जाते हैं दोस्तों। वहीं दूसरी ओर हेक्टर जो अपने राज्य की तरफ पहुंचता है वो अपने पिता से कहता है कि हमें हेलेन को वापस भेज देना चाहिए। उसके पिता कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमने हेलेन के प्यार पेरिस को बदलते हुए देखा है। हेक्टर कहता है कि हम अपने भाई के प्यार के लिए ट्रॉय को जलते हुए नहीं देखना चाहते। मेनेलॉस अपने भाई एगमेन के पास पहुंच गया और उसने उससे कहा है कि वो उसकी बीवी को चुरा के लाए और वो हमसे युद्ध करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। वो कहता है कि आप तो एगमेन को जानते हैं कि वो सालों से हमें तबाह करना चाहता था, अगर उन्होंने हमला किया तो हम ये युद्ध बिल्कुल नहीं जीत सकते। उसके पिता कहते हैं कि ट्रॉय की दीवारें बहुत ऊंची हैं और आज तक उन्हें कोई नहीं भेद पाया। ट्रॉय की दीवारें वाकई में इतनी ऊंची हैं दोस्तों, ये सच है कि वहां कोई आया ही नहीं पाया था। हेक्टर एक बहुत ही अच्छे दिल का इंसान होता है और वो नहीं चाहता था कि उसके भाई के प्यार की वजह से उसकी सजा पूरे ट्रॉय वासियों को मिले। वहीं दूसरी तरफ एगमेनॉन की फौज ट्रॉय पहुंचने वाली होती है, हजारों शिप्स समुद्र में देखने को मिलते हैं। तभी एगमेनॉन देखता है कि एक शिप बहुत ही आगे होता है। वो अपने सलाहकार से पूछता है कि वो कौन है। कहते हैं कि वो आर्किलीज है। वो क्या करना चाहता है? एगमेनॉन पूछता है क्या वो ट्रॉय के बीच को अपने सैनिकों की जंग के संग फतेह करना चाहता है? ये नामुमकिन है। अब आर्किलीज का शिप वहां से उतरता है, बाकी सारे शिप पानी में ही होते हैं। आर्किलीज बहुत बहादुरी से लड़ रहा होता है। तभी जितने भी शिप में सैनिक थे सब आर्किलीज आर्किलीज चिल्लाने लगते हैं। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद एगमेन थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी उसका साथी से कहता है कि उसे लड़ाई जीतने दो, जो मेन युद्ध है उसे तुम जीतना। वो कहता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे युद्ध देखे हैं जिनमें राजा कौन था कोई नहीं याद रखता, क्योंकि उन युद्ध में आर्किलीज इस तरीके से लड़ते हैं कि उन्हीं का अंत में नाम हो जाता है और राजा को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। ऐसा एगमेन बिल्कुल नहीं चाहता था। अब आर्किलीज अपने साथियों के साथ बहुत ही बहादुरी से लड़ता है। वहां पर जो भी मंदिर होते हैं उनकी पादरी वादरी सबको निपटा देते हैं वो लोग, और जितने लोग लड़कियां होती हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। तभी एक ऐसा पल आता है जब हेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो हेक्टर के सारे लोगों को पहले ही मार चुका है और आर्किलीज के साथ उसके आदमी भी होते हैं, लेकिन आर्किलीज उसे नहीं मारता। वो कहता है कि हमारा युद्ध कल होगा, तुम घर जाओ, और वो उसे छोड़ देते हैं। अब आर्किलीज जब अपने खेमे में आता है तो वहां पर देखता है कि लड़की बंधी हुई बैठी होती है, उसके आदमी बैठा होता है। वो कहता है कि उसे बोलो कि मंदिर से बंदी बना कर लाएं, और ये लड़की होती है हेक्टर की कजन। वो आर्किलीज को कहती है कि तुमने मंदिर के पुजारी को मारा।
अगलिस कहता है कि मैंने कई लोगों को मारा, पुजारी उनमें से कोई भी नहीं था, तो उन्हें तुम्हारे लोगों ने मारा होगा। अपोलो कहती है कि वो लोग इसका बदला लेंगे। अगलिस कहता है तो फिर इंतजार किस बात का है? वो कहती है सही वक्त आने का। अगलिस कहता है कि उसके पुजारी मारे गए, उसकी सेविका बंदी है, और कौन सा सही वक्त आने का टाइम है। अगली समझ जाता है कि रॉयल फैमिली से, और बहुत सुंदर भी होती दोस्तों। अगलिस कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है ना? वो कहती है क्यों मुझे डरना चाहिए? वो कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। तभी अगलिस का एक आदमी वहां आता है और बोलता है कि राजा एगमेम्नॉन ने आपको वहां पर बोला है, जीत का जश्न मनाने के लिए बुलाया है। अगलिस वहां पहुंचता है और बोलता है वहां पर कई सारे राजा होते हैं। अगलिस के वहां पहुंचने के बाद राजा सबको भेज देता है। एगमेम्नॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज के बाद लोग तुम्हें याद रखेंगे? लोग हमेशा राजा को याद रखता है। अगलिस कहता है कि जब हमने वो किनारा जीता ना, तो राजा हमसे बहुत पहले समुद्र के बीच में था। एगमेम्नॉन कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने अपोलो के मंदिर लूट लिए। अगलिस कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम ले सकते हो, मेरी तरफ से गिफ्ट रख लो, एक काम करो। एगमेम्नॉन कहता है कि मैं पहले ही ले चुका हूँ। और तभी वो अपने आदमियों को बुलाता है और उसके आदमी उसी लड़के को लेकर आते हैं जिससे अभी अभी अगलिस ने वादा किया था कि तुम्हें यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। अगलिस उन आदमियों को कहता है कि अगर तुम अपने घर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो लड़की को छोड़ दो। तो वो लड़की कहती है कि आज पहले ही बहुत खून बह चुका है और मैं नहीं चाहती कि और खून बहे। और अगलिस चुप हो जाता है। ये देखने के बाद एगमेम्नॉन एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि एक लड़की ने महान योद्धा अगलिस को चुप करवा दिया। वो अगलिस को चिढ़ाने के लिए कहता है कि आज रात को ये लड़की मुझे नहलाएगी, अगली रात कौन जाने क्या हो। ये सुनने के बाद अगलिस को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं कफन ओढ़ने से पहले तुझे मौत की नींद सुला चुका हूँ, और वो वहां से निकल लेता है। अगले दिन जब वो सब ट्रॉय से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो जो अगलिस के जो खास सैनिक होते, जो सिर्फ अगलिस के लिए लड़ाई कर सकते थे, अपनी जान भी दे सकते थे, वो अगलिस के पास आते हैं और कहते हैं, बताते हैं कि हम सब युद्ध के लिए जा रहे हैं। अगलिस कहता है कि हम में से कोई भी युद्ध में नहीं जाएगा, हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब दोस्तों युद्ध के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस आते हैं और दूसरी तरफ एगमेम्नॉन और उसका भाई आते हैं। अब पेरिस एगमेम्नॉन के भाई से कहता है कि युद्ध हेलन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं हेलन से प्यार करता हूँ, तुम्हारा भाई भी उसे चाहता है, तो एक काम करते हैं, इसके और मेरे बीच में युद्ध होगा और जो भी जीतेगा वो हेलन को मिल जाएगा, और इस लड़ाई को, इस युद्ध को हम यहीं खत्म कर देंगे। एगमेम्नॉन ये नहीं करना चाहता क्योंकि वो अपने भाई की बीवी के लिए नहीं आया, बल्कि वो तो भैया ट्रॉय को हासिल करने के लिए आया। उसके भाई से साइड में ले जाके बोलता है कि मुझे इसे मारने दो, उसके बाद तुम हमला कर देना और तुम्हें भी ट्रॉय मिल जाएगा और मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। अब पेरिस और एगमेम्नॉन की लड़ाई होती है और पेरिस को एगमेम्नॉन का भाई मारने वाला होता है कि तभी बीच में हेक्टर आ जाता है और वो एगमेम्नॉन के भाई को मार डालता है। तभी एगमेम्नॉन युद्ध का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि आज अगलिस युद्ध में नहीं आया था तो उनकी सेना कमजोर पड़ जाती है और उन्हें बहुत बुरी तरह से हार देखनी पड़ती है और उनके बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स भी इस युद्ध में मारे जाते हैं और वो लगभग हार ही मान चुके थे। उनके सारे साथी सभी लोग, उनके साथ ही जो उनकी सभी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम आए थे यहाँ पर हेलन को लेने के लिए। अब जब उसका पति राजी नहीं रहा तो युद्ध का कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी रात को एगमेम्नॉन की यहाँ पे मीटिंग बैठती है। वो कहते हैं कि हमें अकिलीस की जरूरत है, अकिलीस के बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, हमें उसे और उसके आदमियों को मनाना पड़ेगा। एगमेम्नॉन कहता है कि मैं उससे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लूँ वो युद्ध में नहीं आएगा। वो कहते हैं कि वो लड़की कहाँ है, तो कहता है मैंने उसे छुआ भी नहीं, मैंने उसे अपने सैनिकों को दे दिया। तभी बाहर ये दिखाते हैं कि उस लड़की के साथ वो सैनिक ज्यादती कर रहे होते। तभी अकिलीस आता है, उनमें से सभी को मार देता है, उसे उठाकर अपने खेमे में ले आता है। वो अकिलीस से पूछती है कि तुमने एक महान योद्धा बनने का जीवन क्यों चुना है। वो कहता है कि मैंने नहीं चुना, मैं पैदा हुआ और आज मैं ही होता हूँ। अकिलीस उससे कहता है कि तुमने अपना जीवन देवताओं पर न्यौछावर कर दिया। एवियस युद्ध के देवताओं के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, जो अपने हाथों मारे गए लोगों की खाल की चादर बिछाता है। वो कहती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि वो सारे देवताओं का सम्मान करना चाहिए। अकिलीस कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो पुजारी मंदिर में नहीं बताते। वो कहता है कि देवता हमसे चलते हैं क्योंकि हम अमर नहीं है, कोई भी पल हमारा आखिरी पल हो सकता है। हर चीज हमारे लिए खूबसूरत है क्योंकि हमें मरना है, और जितनी खूबसूरत तुम अभी लग रही हो उतनी कभी नहीं लगोगी, हम फिर कभी यहाँ नहीं होंगे। वो कहती है कि मैं तो तुम्हें जंगली समझती थी। अब वो सो जाता है और रात को वो लड़की अकिलीस को मारने के लिए चाकू लेकर आती है, पर बंद आंखों में अकिलीस बोलता है कि मार दो। वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम और भी लोगों को मारोगे। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा करूंगा। वो उसे नहीं मारती और दोनों के बीच में संभोग हो जाता है और दोनों को एक दूसरे के प्रति प्यार की फीलिंग भी आ जाती है। अब अकिलीस ये फैसला करता है कि वो युद्ध नहीं करेगा और वो वापस जाने की तैयारी करेगा। वो कहता है कि नाव में सारा सामान लाद दो, हम कल सुबह वापस निकलेंगे। अब होता क्या दोस्तों, उसी रात को ट्रॉय वाले इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है दोस्तों, और हेक्टर इस चीज के लिए मना भी करता है, लेकिन हेक्टर की सुनता कौन है। और वो रात को जो ट्रॉय के सैनिक होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। इस युद्ध में अकिलीस के साथ उसका कजन भी आया हुआ होता है और अकिलीस उससे बहुत प्यार करता था। उसकी अकिलीस से शक्ल भी मिलती है
और वो इस बात से बहुत नाराज होता है कि हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो लड़ना चाहता था। उसको इस बात से बहुत दुख होता है कि हमारे देश वाले, हमारे कंट्री के लोग मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रात को जब उन पर वो हमला करते हैं, उनको याद आता है कि आर्किलीस की सारी ढाल, तलवार, कवच सब कुछ लेकर वो चला जाता है। वो कहता है चलो युद्ध के लिए चलते हैं फिर हम। वो सोचते हैं कि वो आर्किलीस है, जबकि वो आर्किलीस का कजिन होता है, और सभी उसके साथ जाते हैं। सभी के अंदर एक जोश आ जाता है। पूरी सेना को लगता है चलो आर्किलीस आ गया, अब तो वो और पूरे जोश के साथ लड़ने लग जाते हैं। और वो आर्किलीस की तरह ही लड़ते हुए सबको हराने की कोशिश करने लग जाते हैं। और उसके सामने हेक्टर होता है और हेक्टर उसे मार देता है। और जब हेक्टर उसे मारता है तो वो देखता है कि वो आर्किलीस नहीं है, बल्कि उसका कजिन है। अब हेक्टर वापस चला जाता है, और वापस जाने के बाद वो बड़ा परेशान होता है, और रात को अपनी बीवी को एक खुफिया रास्ता दिखाता है और कहता है कि अगर जरूरत पड़े कि यहाँ से तुम भाग सकती हो। वहीं दूसरी तरफ जब आर्किलीस को पता चलता है कि उसके भाई को हेक्टर ने युद्ध में मार दिया, तो इस बात से आग बबूला हो जाता है। अगली सुबह वो अकेला ट्रॉय की दीवारों के बाहर खड़ा हो जाता है और हेक्टर को ललकारता है। हेक्टर बाहर आ जाता है। युद्ध से पहले हेक्टर आर्किलीस को बोलता है कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ कि जो भी युद्ध जीतेगा वो मरने वाले को पूरा सम्मान देगा। आर्किलीस कहता है कि शेर और इंसान के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसके बाद आर्किलीस और हेक्टर की जबरदस्त लड़ाई होती है। आर्किलीस लड़ाई में हेक्टर को मार डालता है। दोस्तों अगर आप मूवी देखोगे ना तो ये फाइट सीन बहुत ही जबरदस्त है। इसको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, कई बार यूट्यूब पर जा जाकर देखता भी हूँ। अब जब हेक्टर मर जाता है तो वो उसे वहां छोड़ता नहीं है, उसे अपनी बग्गी पर बांधता और घसीटता हुआ अपने खेमे में चला आता है। ये देखकर ट्रॉय वाला को बहुत दुख होता है, क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत प्यार करते थे और हेक्टर था भी बड़ा उसूलों वाला इंसान। अब रात को जो ट्रॉय का राजा होता है वो आर्किलीस के खेमे में आता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को पूरा सम्मान दूं जो मौत के बाद हर एक योद्धा को दिया जाता है। आर्किलीस कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। राजा कहता है कि जिसका जवान बेटा मर गया हो तुम्हें क्या लगता है मौत से डरता होगा। उन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं। फाइनली आर्किलीस ये डिसाइड करता है कि वो हेक्टर को उसे वापस लौटा देगा और हेक्टर को उसे वापस लौटा देता है। आर्किलीस कहता है कि हमारे देश में मौत का शोक 12 दिन तक मनाया जाता है। राजा कहता है कि ऐसा ही हमारे देश में भी होता है। आर्किलीस कहता है कि मैं आपको वादा करता हूँ कि 12 दिन तक ट्रॉय पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। तभी वहां पर हेक्टर की कजिन भी आ जाती है। राजा कहता है कि हमें लगा कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रही, और आर्किलीस उसे छोड़ देता है। कहता है कि तुम जा सकती हो। आर्किलीस कहता है कि तुम आराम से जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस बात से एडमिनॉन पूरी तरह से भड़क जाता है। कहता है वो कौन होता है उसे 12 दिन का पीस देने वाला। वो कहता है कि यही सही टाइम था फतेह हासिल करने का, उन पर आक्रमण करने का। उसके सलाहकार कहते हैं क्या तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभी भी हम उनकी दीवारों को नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो बहुत ऊंची और मजबूत हैं। अब उन्हीं में से एक सलाहकार जो कि राजा भी होता है वो एक तरकीब निकालता है। वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है और पूरा देश बिल्कुल सुनसान कर देते हैं। अब 12 दिन तक कोई भी युद्ध नहीं होता क्योंकि आर्किलीस ने उनसे वादा किया था कि 12 दिन तक ट्रॉय पर कोई भी हमला नहीं करेगा। और 12 दिन के बाद जब ट्रॉय वाले बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका कोई भी शिप नहीं होता, कोई भी आदमी नहीं होता, और वहां पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घोड़ा होता है और घोड़े के सामने बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और इन सब की मौत प्लेग की बीमारी से हुई होती है। वो कहते हैं कि इन्होंने अपोलो के मरने का अपमान किया था, इसलिए देवताओं ने इन्हें दंड दिया है। अब पेरिस उनका जो सलाहकार होता है, जिनका सेनापति होता है, वो कहता है कि हमें उस घोड़े को यहीं जला देना चाहिए और इसे अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो पुजारी होता है वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एक शांति का प्रतीक है और जो सोसाइटी के जो देवता होते हैं उनका एक घोड़ा है, हमें इस पोसाइडन के मंदिर के अंदर ले जाकर इस घोड़े को रख देना चाहिए। और वो डिसाइड करते हैं कि इसे अंदर ले जाएंगे और वो उस घोड़े को ट्रॉय की दीवारों के अंदर लेकर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद पूरे ट्रॉय में बहुत ही हर्षोल्लास मनाया जाता है, सब बहुत खुशियां मनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जंग वो जीत चुके हैं और ये जंग पिछले 10 सालों से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एगमेम्नॉन अभी गया रही है, उसने अपने सारे शिप्स और सारे आदमी को छिपा दिया है। रात होती है और रात को जो घोड़ा अंदर होता है उसके अंदर आर्किलीस और उसके बहुत सारे साथी छिपे हुए होते हैं। अब जैसी रात को उन्हें मौका मिलता है वो सब के सब उस घोड़े से बाहर निकल कर आ जाते हैं और ट्रॉय पर हमला कर देते हैं और उसके दरवाजे खोल देते हैं। और तभी वहां से एगमेम्नॉन की पूरी सेना ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और वो पूरे ट्रॉय को जलाकर उनके बच्चों को मार देते हैं, औरतों को मार देते हैं और सबको मार देते हैं। और ट्रॉय के राजा को, जिसका नाम रियान है, उसको एगमेम्नॉन मार देता है। तभी वो देखता है कि वहां पर किप्रिसिस, जो कि हेक्टर की बहन होती है, जिससे आर्किलीस प्यार कर रहा होता है, वो एक देवता की मूर्ति के नीचे प्रार्थना कर रही होती है। एगमेम्नॉन जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता और कहता है कि तू आर्किलीस ने जो सिर्फ टेस्ट किया उसे मैं भी टेस्ट करना चाहूंगा। तभी वो लड़की चाकू निकालती है और उसकी गर्दन में मार देती है और वो वहीं मर जाता है। तभी राजा के 2 जो हेल्पर होते हैं वो लड़की को मारने वाले होते हैं, लेकिन तो उससे पहले आर्किलीस उन दोनों को मार डालता है।
अब वो लड़की नीचे गिरी हुई होती है, आर्किलीस उसे उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर हेक्टर का छोटा भाई जो कि ट्रॉय का प्रिंस है, जिसका नाम पेरिस है, वो वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें देख लेता है, दूसरे तीर चलाता है और तीर सीधा आर्किलीस के टखने पर लगता है। और जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि आर्किलीस का सिर्फ यही वो हिस्सा होता है जिससे वो मारा जा सकता है। और आर्किलीस के एंकल से जैसे ही तीर आर पार होता है उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन आर्किलीस फिर भी खड़ा होता है और उस शहजादे के ऊपर अपनी तलवार लेकर बढ़ता है। लेकिन तब तक वो 3-4 तीरों से और मार देता है और आर्किलीस अपने घुटनों के बल गिर जाता है। आर्किलीस जब पेरिस उसे तीर मार रहा होता है तो उसकी जो बहन होती है वो उसे मना भी करती है कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो तीर मारता ही चला जाता है। उसके बाद पेरिस उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो अपनी बहन से कहता है कि चलो। आर्किलीस उसकी बहन से कहता है कि तुम जाओ, क्योंकि पूरा ट्रॉय खत्म होने वाला है। वो जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, आर्किलीस भी उससे प्यार करता था, लेकिन उसे जाना पड़ता है और वो चली जाती है। उसके बाद आर्किलीस की वहीं पे मौत हो जाती है और इस तरह से एक बहुत बड़े योद्धा का अंत हो जाता है। और उसके अंत के बाद सारे वहां पर खड़े होकर उधर देखने लगते हैं और अंत में ये दिखाया जाता है कि आर्किलीस की चिता को आग लगाई जाती है और जो उसकी महबूबा है वो दूर से उसका धुआं उठते हुए देख रहे हैं। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी फिल्म है। और आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।